4056 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का चीन को गया है। चाइना ने कब्जा कर लिया है 2020 के बाद। उन सब एरियाज को हम खुद जानते हैं। गलवान नाला, हाँ गलवान नाला से तो बहुत ले गया। अच्छा, सबसे बड़ा जो चंक ऑफ लैंड जो चला गया वो उसको देपसंग बोलते हैं। देपसंग जी। वो थोड़ा एक्सट्रीम नॉर्थ में है और पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज़्यादा दूर नहीं है। अभी एक फिंगर तो छोड़ो, 4 फिंगर की टॉप तक नहीं जा सकते। जहाँ हम पहले जाते थे भेड़ बकरी लेके, वहाँ से 15-20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। अच्छा। हॉट स्प्रिंग और गोगरा जी। ये एरियाज हैं जहाँ पर हमारे चरवाई जाते थे पहले, वहाँ उस एरिया तक अभी नहीं जा पा रहे हैं। जी। तो वहाँ भी जो पोस्ट हमारे थे वो बिल्कुल अभी चाइना के पास थे। हमेशा हम जान तक देने के लिए तैयार हैं। जान तक देने के लिए तैयार है। उसमें क्या है, जान रख कर क्या करे, हमारा सारा छीन के ले जा रहा है। कहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं 1 इंच भी नहीं गया है, कहीं से कुछ नहीं गया। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न कोई घुसा है और न कोई घुसा हुआ है। जब यह वाक्य आप सुन रहे हैं तो आपको समझने में पल भर की देरी नहीं लगी होगी कि यह किसने बोला है। पिछले 3 सालों से देशवासियों के कान में यही 10 शब्द गूंज रहे हैं। जी हाँ, पीएम मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में हुए चीनी घुसपैठ के मामले में यही बयान दिया था और अभी तक भारत सरकार अपने इसी स्टैंड पर कायम है। बातें तो इस पर बहुत होती रहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जानने की किसी ने भी कभी कोशिश नहीं की। प्राथमिक तौर पर यह जिम्मेदारी मीडिया की थी। मोदी की गोद में बैठी मीडिया से भला इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वैकल्पिक मीडिया से जुड़े किसी शख्स ने भी इसकी जहमत नहीं उठाई। सच तो सामने आना ही चाहिए, आखिर वह 7 पर्दों के भीतर ही क्यों न कैद हो, और उसको लाने की जिम्मेदारी भी मीडिया की ही है। लिहाजा जनचौक ने इस जिम्मेदारी को उठाने का फैसला किया। फैसला इतना आसान भी नहीं था, कई तरीकों से बेहद जोखिम भरा था और जानलेवा भी साबित हो सकता था, लेकिन जनचौक की टीम को लगा कि इस जोखिम को उठाना ही चाहिए और देशवासियों के सामने सच्चाई लाई जानी चाहिए। ऐसे में चुनाव से बेहतर वक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता था। नतीजतन जनचौक की टीम निकल पड़ी लद्दाख के लिए पेंगोंग मिशन पर। लेकिन ये क्या, अभी ले पहुंचकर एयरपोर्ट से हम होटल ही गए थे, वहां बताया गया कि आपको 24 घंटे का रेस्ट करना होगा, क्योंकि 0 से नीचे रहने वाले लेह के तापमान से हमारा शरीर का साम्य बिठाने के लिए यह बेहद ज़रूरी है। इसी कड़ी में सबसे पहले ऑक्सीमीटर से जब हमारा ऑक्सीजन लेवल नापा गया तो पता चला कि यह घटकर 86 पॉइंट पर आ गया है, जो सामान्य से 12 कम है। कमोवेश टीम के सभी सदस्यों की यही स्थिति थी। एक बारगी ऑक्सीमीटर का पैमाना देखकर मानो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में मेरे फेफड़ों के हुए 2/3 इन्फेक्शन के बावजूद मेरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे नहीं गया था, जिसे सामान्य तौर पर 98-99 रहना चाहिए। एक बारगी फिर से कोविड का दौर और उसकी सारी डरावनी यादें जहन में ताज़ा हो गईं। ऐसे में मेरी मानसिक स्थिति का कोई सहज ही अंदाज लगा सकता है। अगले दिन यह लेवल 91 तक गया और फिर इन्हीं स्थितियों में पेंगोंग लेक जाने का फैसला हुआ। 257 किलोमीटर लंबा यह रास्ता तमाम जोखिमों से भरा था। अभी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई थी कि उससे पहले ही तमाम तरह के खतरे गिना दिए गए। मसलन होटल से जुड़े कर्मचारियों और आसपास के परिचित अपरिचित लोगों में यह बात अंदर तक बिठा दी गई थी कि रास्ते में जगह जगह सेना आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है और मीडिया के लोगों को तो वहां कतई जाने की इजाज़त नहीं है, और कहा गया कि सामान्य पर्यटक बनकर जाया जा सकता है। लिहाजा सारे आईडी कार्ड और मीडिया से जुड़े निशानों को पीछे छोड़ते हुए सामान्य पर्यटक बनकर पेंगोंग लेक जाने का फैसला किया गया। लेकिन यह यात्रा भी कम जोखिम भरी नहीं थी। रास्ते में पड़ने वाली बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियां हर पल मौत को दावत दे रही थी।
यह यात्रा कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा हमारी गाड़ी के चालक के इस अनुभव से समझा जा सकता है। चला ना सर, रात को 11 बजे मैं इधर फंस गया था ना जागला में, तो मैंने हीटर लगाया है गाड़ी में। अब उधर अभी 11 बजे मैं इधर फंसा हूँ तो गाड़ी का टेम्परेचर ठंडा हो गया, वो हीटर भी काम नहीं कर रहा है ना, वो भी पूरा, तो उसको सिर्फ उसका आंख खुला था, बाकी वो पूरा कवर किया हुआ था ऊपर के नीचे तीनों। हाथ में 2 ग्लव्स डाला है, मोजे डाला है। तो बाद में मेरा अभी भी गाड़ी में जैसा कम्बल है ना वैसा कम्बल उस टाइम नहीं था, तो मैंने बाद में बोला कि सर ये कम्बल ही ले लो। कम्बल देके फिर 11 बजे मैं इधर से निकला। तो वो वाला बात अगर उसने उधर सुनाया तो 20 बंदा और भी डर गया होगा। वो बात है ना, उसने बोला होगा कि भैया पैंगोंग में कभी मत बैठना रात को, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वो बात होता है। जैसा ये बर्फ है, अगर ये रोड पे होगा ना सर, इसमें गाड़ी आराम से चलेगा, नहीं चलेगा चेन लगा के चलेगा। लेकिन एक वो दूसरा पानी जमा हुआ होता है ना, जो चलता पानी जम जाता है, उसमें गाड़ी नहीं चलता है, उसमें तो फिर कुछ काम नहीं करता है। शुरुआत में ऊंचाई कम थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ ही फेफड़े फूलकर गुब्बारा होने लगे और 17,688 फीट ऊंची चांगल की चोटी पर पहुंचने पर ऐसा लगा मानो फेफड़े जवाब दे देंगे। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम थी और चारों तरफ बर्फ का मैदान था या फिर उनसे ढकी ऊंची चोटी पहाड़ी होगी। वैसे यहाँ सेना का कैंप भी था और पास में मेडिकल की सुविधा भी थी, लेकिन पूछने पर पता चला कि वहाँ ब्लड प्रेशर तक की दवा मौजूद नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेना कितनी तैयार है। हम लोग अभी लेह से चल रहे हैं पैंगोंग झील की तरफ, और उसमें रास्ते में लगातार बर्फ की पहाड़ियाँ जो है वो लगातार ऊंची होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ पहाड़ियों पे बर्फ ही जमी हुई है। बर्फ की सफ़ेद चादर पूरी लिपटी हुई है और गहरी बर्फ, और एक चांगला टॉप है, सबसे ऊंची पहाड़ी। ये करीब 17,688 फीट ऊपर ये स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने लिखा हुआ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट हिमांग वेलकम्स यू ऑन माइटी चांगला एल्टीट्यूड 17,688 फीट एबव MSL। प्लीज मेंटेन सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस। सबसे ऊंची पहाड़ी है और सबसे ऊपर बसी हुई है। अब इससे नीचे हम जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं बसाहट भी है, यहाँ एक मंदिर है, वो लिखा हुआ है, मिलिट्री का भी बेस है, तो लिहाजा मिलिट्री भी यहाँ अस्पताल है। अगर किसी को कोई जो है ज़रूरत पड़े मेडिकल एड की, तत्काल उसकी सुविधा यहाँ मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नज़रिए से इसको बनाया गया। अब इससे आगे हम नीचे जाएंगे और पैंगोंग झील की तरफ बढ़ेंगे, जो इसके आगे स्थित है चाइना के बॉर्डर पे। बहरहाल हम लोगों ने बगैर देरी किए वहाँ से तत्काल आगे बढ़ने का फैसला किया और थोड़ा नीचे आते ही हालात कुछ सामान्य हुए। रास्ते में मिले बाइकर्स ने हौसलों को कुछ और बढ़ा दिया। रास्ते में पड़ने वाला दुर्बक, जो चीन की सीमा से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले है, भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैनिक बेस है। यहाँ पहुँचने पर हम लोगों ने नाश्ता किया। हम लोग लेह से चल करके पैंगोंग के रास्ते में इस समय दुर्बुक पहुँच गए हैं। ये दुर्बुक देखिए एक बड़ा सेंटर है यहाँ, जिसमें कि तिराहे 3 रास्ते जाते हैं। एक जो है पैंगोंग की तरफ जाता है, दूसरा लेह की तरफ जाता है, मोरगो दौलत बेग ओल्डी सेक्टर की तरफ जाता है, और ये मिलिट्री बेस भी है। तो यहाँ से पैंगोंग जो है 40 किलोमीटर है, और उसके बाद जो है झील जो है शुरू हो जाती है, और आगे जो है वो 125 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो वहाँ तो हम देखेंगे और बताएंगे ही। यहाँ देखिए मिलिट्री बेस भी है, क्योंकि माना जाता है कि पैंगोंग जो है चाइना के बॉर्डर पे है, तो सादा पूरा बेस वहाँ रखने की जगह, उससे जो सबसे नज़दीकी जो सेंटर हो सकता है वो 40 किलोमीटर दूर उससे ये दुर्बुक यहाँ है। और आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह यहाँ जो है लिखा हुआ है
राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं हम लोगों के, वो यहाँ उद्घाटन किए हैं 12 सितंबर 2023 को। ये रोड बनी है लगता है उस दौर में, उसी का उद्घाटन है। और मिलिट्री बेस भी यहाँ है पीछे, जो मकान बने इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि मिलिट्री बेस है और सेना के जवान यहाँ रहते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर चाइना के साथ अगर कुछ होता है तो जो सैनिक टुकड़ियाँ उनका जमावड़ा यहाँ होता है। यहाँ से पेंगोंग बॉर्डर 40 किलोमीटर दूर है, जो भारतीय सेना का अड्डा है, लिहाजा सप्लाई यहाँ से आती है। यहाँ से आगे बढ़ने के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। हालांकि इस बीच अभी तक कहीं भी किसी तरह की चेकिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आशंका लगातार बनी हुई थी। दुरबुक के बाद तांगसे आया, जहाँ सभी ड्राइवरों के लिए आते जाते एंट्री कराना ज़रूरी होता है। पेंगोंग के रास्ते में मैं इस समय जो है दुरबुक के बाद ये तांगसे पहुँच गया हूँ। ये तांगसे जो है देखिए पुलिस पोस्ट है और यहाँ जो है जो ड्राइवर्स हैं यहाँ एंट्री करते हैं। जब पेंगोंग की तरफ जाते हैं तब भी एंट्री होती है और जब पेंगोंग से लौटते हैं तब भी एंट्री होती है। तो दोनों जो है कहिए तो आते जाते रास्ते में यहाँ एंट्री करनी पड़ती है। लद्दाख पुलिस लिखा हुआ है। और पेंगोंग आप देखिए वहाँ एक चार्ट बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, वहाँ पेंगोंग झील दिख रही है, उसमें लिखा हुआ यू आर हियर सामने। और यहाँ से अब सीधे पेंगोंग हम लोग जाएंगे, आगे दाहिने जाएंगे और सीधे रास्ता दाहिने मुड़ेगी और पेंगोंग की तरफ चली जाएगी। तो कह सकते हैं पेंगोंग जो है आखिरी पड़ाव होगा। इसके बीच में कोई जो इस तरह का टाउन कस्बा पोस्ट हमको नहीं मिलने जा रही है। तो लिहाजा अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे पेंगोंग के तरफ ही रवाना हो जाएंगे। तांगसे के बाद अभी हम 5 किलोमीटर दूर थे, तभी सुरम्य पहाड़ी वादियों के बीच से नीली पेंगोंग झील झांकती दिखी। तांगसे से अब हम लोग आगे बढ़ चुके थे और आप देख रहे होंगे यहाँ एक दूर जो है नीला मैदान दिख रहा है। पहाड़ियों के नीचे एक नीला कहिए तो समतल स्थान दिख रहा है, लेकिन वो पानी है और वही जो है पेंगोंग लेक है। वहाँ से करीब हम लोग 5 किलोमीटर दूर खड़े हैं। ये लेक जो आप देख रहे होंगे चारों तरफ से पहाड़ियों से ढकी हुई है। उधर जो है पीछे पहाड़ी पर आप देखिए बर्फ जमी हुई है, सफ़ेद बर्फ की चादर लिपटी हुई है पहाड़ी पर। उसके बाद पूरी नंगी पहाड़ियाँ और उसी के बीच ये लेक है। तो हम लोग अब वहीं पहुँचने वाले हैं और उसके पहले तरफ चारों तरफ से पहाड़ियों से जो है ढकी हुई है। एक बात पूरा दिखाइए, पहाड़ी जो है चारों तरफ पे पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए हम लोग अब लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और एक लेक जो है, जो पेंगोंग लेक है, 130 किलोमीटर लंबी है करीब। तो इसका 30% हिस्सा ही जो है भारत में है और बताया जाता है कि 70% जो है वो चाइना के इलाके में है। बाकी जो कब्जे का मसला है जो चाइना अपने हिस्से में लिया है इस बीच पिछले 5-7 सालों में 10 सालों में, उस पर हम जानने के लिए वहाँ के लोगों से के बीच जाएंगे और उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। नज़दीक पहुंचने पर जो नज़ारा दिखा हुआ अद्भुत था। धरती पर मानो दूर दूर तक नीली चादर बिछ गई हो। गांव के एक स्थानीय सज्जन ने बताया कि झील अलग अलग समय में 7 रंग दिखाती है। तो देखिए हम लोग जब पेंगोंग झील पर पहुंच गए हैं, ये जो नीला जो है पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये पेंगोंग झील है। यहाँ से झील शुरू हो गई है और आप समझ सकते हैं ये जो है करीब 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर लंबी झील है। यहाँ से शुरू होकर के इधर सामने इस तरफ जिधर दिखाया जा रहा है उसी तरफ 140 किलोमीटर लंबी ये झील है और इसमें शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसके बाद जो है बताया जाता है जो 3 हिस्सों में बटी हुई है। ये हॉट स्प्रिंग का एक इलाका आता है, उसके बाद देवस्यांग का आता है और जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो हमको बाद में पता चलेगा। अभी जब मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ बताया जा रहा है कि आगे कुछ गांव स्थित हैं, वो जो वहाँ उन गांव से पहाड़ियाँ दिखती हैं जो फिंगर के रूप में करीब 8 फिंगर हैं। 8 फिंगर में बताया जा रहा है सर्टेन फिंगर्स जो है वो चाइना के कब्जे में चली गई है, कुछ हमारे पास है और क्या कुछ जो स्थिति है मौजूदा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शायद गांव के लोग और बेहतर तरीके से हमको जानकारी दे सकें, लिहाजा उस तरफ ही हम बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग आगे का रुख करते हैं और 5-7 किलोमीटर आगे जो नई स्थितियाँ बनेगी गाँव की तरफ, उससे हम आप लोगों को अवगत कराएँगे।
फिर पर्यटन का वह केंद्र आया जिसे 3 इडियट फिल्म ने एक नया विस्तार दे दिया है। यहाँ पर्यटक पहुंचकर पर्दे की अपनी यादों को जीवंत कर लेते हैं। दोस्तों, मैं उस समय जो है पैगांग झील के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जहां टूरिस्ट आते हैं और यहां देखने के साथ ही वो रुकते भी हैं। आपको दिखाएं, उधर देखिए कॉटेज बनी हुई है, एक लंबी कतार, एक क्या 2 कतार लंबी लंबी जो है बनी हुई है और ये करीब जो है 1 किलोमीटर नहीं तो 1.25 किलोमीटर कहा जा सकता है इलाके में फैली हुई है। एक कॉटेज है जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ, अगर जिनको रुकना होता है तो रात में रुकते हैं, दिन में भी रुक सकते हैं। और ये प्राइवेट कॉटेज बनी हुई हैं, लोग जो किराए पर देते हैं उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। बिजली की भी व्यवस्था है, लेकिन बताया जाता है यहाँ जो है बहुत ठंडा हो जाता है रात में। अभी तो तापमान जो है 10-11 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन रात में -9 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो बहुत लोग रुकना पसंद नहीं करते हैं। और लेकिन इसके साथ ही दाहिने तरफ आपके दिखाएं कि देखिए झील तो फैली हुई है और लगातार एक अद्भुत नज़ारा है इसका, एक कुदरती नज़ारा है जो शायद स्वर्गिक अपने तरीके से कहा जा सकता है, जो अब तक आप लोग फोटो और वीडियो में ही देखते रहे होंगे, उसके सामने हम खड़े हैं। लेकिन उसी के साथ आप देखिए यहाँ पीला स्कूटर है और नीचे कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई जिसमें बैठ कर के लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। ये जो दृश्य है आपको किसी एक फिल्मी दृश्य की तरह दिख रहा होगा। अगर देख रहे होंगे तो एक फिल्म भी याद आ रही होगी, 3 इडियट फिल्म में कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखाया गया था और ये उसी का इफ़ेक्ट है जो पैगांग झील के किनारे आपको दिख रहा है। बताया गया कि इसमें जो है लोग आते हैं, जब स्कूटर बैठते हैं तो फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके 50 रुपये लोग लेते हैं यहाँ जो फ़ोटो खींचने वाले लोग हैं। तो 3 इडियट इफेक्ट लास्ट में जो आपको सीन दिखती है जिसमें कि रेंचो को यहाँ जो है जो उसकी प्रेमिका होती है वो करीना कपूर के तौर पे इसी स्कूटर पे मिलती है, वो पीला स्कूटर होता है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जो स्कूटर है जो रखा हुआ है इसमें क्या किस लिए रखा गया है? ये वो टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए। अच्छा, और दोनों के लिए फायदा होगा ना सर, वो उन्हों के लिए फ़ोटो खींचना है, हम लोग भी थोड़ा सा इनकम। अच्छा, इससे कुछ पैसे कुछ आमदनी हो जाती है। जी सर। टूरिस्ट आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं, तो कितना ले लेते हैं एक फ़ोटो का आप लोग? वो पर पर्सन का 50 रुपये है सर। 50 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, उसमें 100 रुपये पर्सन लिखा हुआ है? वो तीनों मिल के 100 रुपये। ओह अच्छा, अगर 3 लोग बैठते हैं वहाँ तो उसके 100 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? सॉरी, पर डे कितनी आय हो जाती है इससे? पर डे मतलब टोटल एक दिन का हाँ हाँ कितना हो जाता है? कितना पैसा मिल जाता है? 2-3 हज़ार होगा शायद। 2-3 हज़ार मिल जाता है। मैं तो फर्स्ट टाइम है इससे। अच्छा अच्छा, और कब से शुरू किया आप लोग इसको? वो तो 2-3 साल पहले। हाँ। अच्छा, जो 3 इडियट फिल्म थी उससे जो प्रभावित होकर के सब आप लोग शुरू किए? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, तो लोग पर्यटक आते हैं, फोटो खिंचाते भी हैं? हाँ जी, है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो देखिए कह रही हैं कि 2-3 साल पहले शुरू किए और 3 इडियट जो फिल्म आई थी उसी का ये प्रभाव है। और अच्छी खासी आमदनी, अगर पर डे 2-3 हज़ार रुपये हो जाते हैं तो अच्छी आमदनी कही जाएगी। फिर झील के किनारे किनारे बढ़ने पर पहला गांव स्पैंगमिक आता है। दोस्तों, इस समय मैं पैगांग झील के ही किनारे हूँ और उसका एक गांव स्थित है। सामने तो वैसे कुछ आपको कॉटेज दिख रही होंगी, ये जो है टूरिस्टों के लिए बने हुए हैं, लेकिन इसके बगल में झील और सड़क के इस पार आप देखिए एक गांव है, इसका नाम है स्पैंगमिक। ये गांव जो है आप देख रहे हैं यहाँ टूटे फूटे जो है मकान है। बताया जा रहा है कि हालांकि ऊपर कुछ अच्छे मकान भी बने हुए हैं, यहाँ 10-15 घर करीब हैं और उसमें 3-3, 4-4 का परिवार है, तो 50-60 का अपने तरीके से गांव है। और इसमें जो है जो आय का स्रोत है, तो कुछ टूरिस्ट जो आते हैं उनसे कुछ होता है, कुछ चाय की दुकान खोल ली है, कुछ उनके लिए रेस्टोरेंट खाना की व्यवस्था कर दिए हैं। बाकी बताया जाता है कि यहाँ खेती होती है, गेहूं का खेत है, गेहूं कुछ पैदा होता है और इसके अलावा भेड़ और गाय पालते हैं, उससे जीवन चलता है। यहाँ से आगे मनगांव पड़ता है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए हम लोग के रास्ते में मन गाँव पड़ा है, ये भी जो है पैगांग झील के किनारे ही है और पूरा यहाँ गांव है, इसके साथ कॉटेज भी बनी हुई हैं, प्राइवेट कॉटेज हैं, जो लोग आना चाहते हैं टूरिस्ट यहाँ आते हैं उसमें रुक सकते हैं। तो इस मन गांव के आगे फिर मेरा गांव पड़ता है, तो हम लोग मेरा गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि वो 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ सकता है। और फिर आखिरी पड़ाव आ जाता है जिसे मेरा गांव के नाम से जाना जाता है।
यहाँ कोई पर्यटक नहीं जा सकता है। यहाँ अपने तरह का एक डर काम करता रहता है, वह भारतीय सरकारी एजेंसियों का डर हो या फिर चीन की तरफ से किसी भी समय किसी तरह से हमले का डर हो। यहाँ से चीन का बॉर्डर महज 15 किलोमीटर दूर है। इस गांव में खड़ा होकर कोई भी अपनी नंगी आंखों से चीन की उस सीमा को देख सकता है। अंग्रेजी के वी आकार में फैली भारत चीन सीमा की इस पहाड़ी चोटियों के एक हिस्से में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप हैं, जो पहले से ही चीन के कब्जे में हैं। तो उसके पीछे चुशुल का क्षेत्र है, जिसे जुड़ा धनचौक इलाका आता है। स्थानीय लोगों की माने तो वहाँ के एक बड़े हिस्से पर चीन ने हाल ही में कब्जा कर लिया है। इसी 2024 के जनवरी महीने में भारतीय क्षेत्र में स्थित कुछ चरवाहे जब अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंचे तो चीनी सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने न केवल उनको अपमानित किया बल्कि उनकी पिटाई भी की। इसका वीडियो वायरल भी हुआ था। इसके साथ ही दूसरे हिस्से जो पहाड़ी चोटियों की श्रृंखला हैं, उन्हें फिंगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एक स्थानीय 62 साल के बुजुर्ग और एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले नौजवान ने जनचौक की टीम को बताया कि यहाँ इस तरह के कुल 12 फिंगर पॉइंट हैं और भारतीय सैनिक इन सभी फिंगर पॉइंट तक पेट्रोलिंग करते थे, यानी अपनी सीमाओं की निगरानी कर सकते थे। लेकिन 2020 के दौरान गलवान में हुई झड़प की घटना के बाद, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी, भारतीय सेना की यह पहुँच 8वीं फिंगर तक आ गया और उसके बाद फिर उसी दौरान और घटते घटते 4थी फिंगर पॉइंट तक आ गया। पैंगोंग झील के बगल में मेरा गांव है। अब देखिए मेरा गांव की पूरी तस्वीर। यहाँ लोकल जो घर हैं वो छोटे छोटे घर हैं और बहुत ज़्यादा जो है कीमती जो है उसमें चीज़ें नहीं लगाई गई हैं। वो मिट्टी के गारा से, कुछ लोकल जो ईंट पत्थर उनसे बनाए गए हैं। बाकी कुछ कॉटेज हैं जो टूरिस्टों के रुकने के लिए बनाए गए हैं और ये अगल बगल से पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके आगे एक दूसरा गांव चुंगुल बताया जाता है, वहाँ 5 घर हैं केवल, वो आखिरी गांव के तौर पर समझा जा सकता है चाइना बॉर्डर से पहले। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो जो पहाड़ी है बाएं साइड में, हमारे बाएं साइड में वो जो लेफ्ट आप देख रहे होंगे सफ़ेद रंग की दिख रही है धारा, बर्फ़ जमी हुई है और पहाड़ वो कहीं वो आसमान से और उसके बादलों से ढक गई है। वो पहाड़ी वही बताया जा रहा है कि उसके बाद चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, वहाँ चाइना का इलाका शुरू हो जाता है। और इस पूरे इलाके को अगर हम आपको और स्पष्ट करके दिखाना चाहें तो बीच में जो पहाड़ी आपको दिख रही है, काली काली पहाड़ी, तो यहीं से 2 क्षेत्रों में, भारत का 2 क्षेत्रों में चाइना के साथ विभाजन होता है। इस पहाड़ी के उस पार चुशुल क्षेत्र है और धनचौक इलाका लगता है। तो उसी के बाएं साइड में ये जो है आप सुने होंगे जो चोटियां हैं, फिंगर्स हैं, 12 फिंगर्स। ये हम अगर यहाँ से शुरू करें तो ये जो चोटियां आपको दिख रही हैं ये फिंगर के रूप में डिवाइड की जाती हैं। स्थानीय स्तर पर मेरी यहाँ एक सज्जन से बात हुई जो डॉक्टरी की पढ़ाई की है, उन्होंने बताया कि फिंगर्स यहीं शुरू हो जाती हैं और जो मैंने दिखाया था कि सफ़ेद जो है जो पहाड़ी दिख रही है जो बादल से ढक गई है वो आखिरी है और उसके बाद बताया जाता 12 फिंगर तक ही जाती है। पहले जो है भारत की सेना और वहाँ 12 फिंगर 12 फिंगर तक अपना जो है वो चेक पोस्ट तक जा सकती थी और दौरे कर सकती थी और पूरा जो है देखभाल कर सकती थी बॉर्डर की, लेकिन अब वहाँ तक नहीं जा पाती है। वो बताया जा रहा है कि 8 फिंगर पहले हुआ करता था, वो कम हुआ और घट करके अब 4 पर आ गया है। जैसा कि पिछले दिनों अभी हम जब बात कर रहे थे वहाँ लेह में यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे एक दौर में, उन्होंने बताया कि अब जो 4थी फिंगर है वहीं तक भारत की सेना जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती है। और इसी बीच इसी जनवरी में दूसरी तरफ धनचौक का जो इलाका है जो चुशुल के पास है, इसी पहाड़ी के पीछे, उसमें जो है उसमें भी जहाँ तक हम जा सकते थे अब नहीं जा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी में यहाँ के कुछ चरवाहे उस तरफ गए थे और उनसे जो है चीन की सेना के जो सैनिक थे उनकी झड़प हो गई थी। जो वो तो अपना मान रहे थे कि हम भारतीय क्षेत्र में ही जा रहे हैं, लेकिन चीनी सैनिकों ने उनको कहा कि आप जो है चीनी क्षेत्र में आ गए, लिहाजा इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये दोनों क्षेत्र जो सरकार कह रही है कि वो जो है
न कोई घुसा है नहीं घुसेगा, लेकिन उसकी सच्चाई यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं बिल्कुल बदल चुकी है। जो हमारा इलाका था 2014 के पहले, अब वो हमारे पास नहीं है। एक बड़ा क्षेत्र और एक बड़े इलाके पर चाइना का कब्जा हो चुका है, लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग और स्थानीय बासिंदे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से कह रहे हैं 15 किलोमीटर दूर ही चाइना का बॉर्डर है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे आगे जो हम जाया करते थे अब हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और स्थिति कितने खतरनाक स्तर पे पहुँच चुकी है। हालांकि गांव का कोई भी शख्स कैमरे के सामने इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं था। सच बोलने पर आप समझ सकते हैं भारतीय एजेंसियां उनका क्या हाल करेंगी। डर का यह साया हर पल उनके चेहरों पर देखा जा सकता था। पहले तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता था, और अगर तैयार होता था तो फिर ऐसा कैमरे के सामने नहीं करना चाहता था। लेकिन एक शख्स की बात को जनचौक की टीम ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फैर नहीं होते, मैं खुद नहीं देखा था। 50 मीटर भी से कम, 100 फीट के अंदर इधर इंडिया फौजी, उधर चाइना फौजी, बिल्कुल एकदम चरा सामने रहते थे। बिल्कुल मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा था अभी कुछ हालात बन गए तो जैसे कि फिरिंग का अंडर हो गया, कोई गोली का ऑर्डर हो गया तो ये लोग तो मरना है। मैंने तो ऐसे सोचा। फिर 2020 का जनवरी 2001 के जनवरी कुछ 25-26 को फिर समझो तो फिनिश होना चाहिए। नहीं किसके फिनिश नहीं करेगा उधर से फिर वापस आए। जैसे कि इंडिया को थोड़ा लेजी से थोड़ा उधर से नहीं वापस नहीं दिया, फिर सेना आएगा। और 3 घंटा में तो वो पूरा चला गया हजारों से। वो छुट्टी चंचंगला बोलते हैं, जहाँ वो 2 पहाड़ के बीच में ऐसे है ना, ऐसे इसको लाभ होता है ना, पास छुट्टी चंचंगला बोलते हैं। उधर अच्छा ऐसे करके है ना। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? छुट्टी चंचंगला। अच्छा। अभी इसी टॉप कम्बर जैसे कि आप इधर रात को इधर में जैसे मेरठ में बैठेगा ना, हाँ, आपको दिखे इसी टॉप का ऊपर उसका बंकर बना के लाइट रात को दिखाई देता है। वो किसकी लाइट होगी? चाइना की। से दिखाई देता है। हाँ, जब फर्स्ट कलर वो भी कर रहे हैं। अभी तो कहाँ दिखे। रात के टाइम पर हम लोग बता सकते हैं इसी छुट्टी चंचंगला बोलते हैं उसको बोलते। ये वाला बोलता है ब्लैक टॉप, इधर नीचे वाला बोलता है हेलमेट टॉप। उस तरफ पूरा चना के। अच्छा। फिर जैसे 2020 में ऐसे हालात हो गए थे। मैंने बहुत दुआ किया था भगवान से, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर समझौता हो गया, ठीक ही हो गया। कब्जा तो लिया, कब्जा तो कर लिया। कब्जा कितना कर लिया होगा? अरे काम से हजारों कैसे बताऊं। तो भी एक अंदाजा रकड़ अपनी भाषा में। अब पता नहीं चलेगा कितना। तो बाहर तो 4000 किलोमीटर बता रहे हैं, 4000 वर्ग किलोमीटर। ये तो हर जगह से ना, जैसे कि इधर हो गया, ये जैसे कि अभी डमचौक के सेट में हो गया, जैसे कि डमचौक के सेट में बहुत ले गया। अच्छा। बॉर्डर तो चाइना बॉर्डर तो ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे करके पूरा इधर तक ना। ओ, हाँ, घेरा। हाँ इधर, हाँ बहुत फोन है। इधर से आएगा कोई डमचौक के बाद छू छागा ऐसे करके। फिर इधर हो गया ब्लैक टॉप, इधर हो गया 4 फिंगर हो गया, इधर हो गया। फिर इधर से जगह टी छोली बोलता है, उधर G4 गोरन बोलता है। कम से कम उधर तो बहुत ले गया, बहुत ले गया। जैसे कि हम लोग 2003-04 में उधर हम लोग को चारे के करते याक ले जाता था, जैसे कि फोबरंग सेट है वो लोग, टी छोली बोलते हैं ना, हॉस्प्रिंग कौन सा बोलता है। जैसे अब वो है ना नीचे वाला हमारे 20 आदमी मार गया ना, उसका नाम उसका क्या था? गलवान नाला। हाँ, गलवान नाला से तो बहुत ले गया। अच्छा। हरी मिर्च नहीं अचार ना। ये बताइए, यूँ जो है तभी भी वहाँ से लाइट आती है रात में? हाँ, ले रहते। अच्छा। आज कल के टाइम में आज आप बैठेगा ना, आप हम लोग देखा सकते हैं। अच्छा, और वो चाइना की लाइट होती है? वो चाइना की लाइट। ओह, हाँ, क्या बात करते। अभी तो पहले हम 4 फिंगर तक जा सकते, तब वहाँ भी नहीं जा सकते। अभी 4 फिंगर भी नहीं जा सकते। 4 फिंगर के नीचे अपना, जैसे ये 4 फिंगर वाला है। हाँ। ये इसके नीचे अपना फौजी है। हाँ हाँ। इसको टॉप में नहीं जाता था। ओह, सिर्फ नीचे में बैठा। वो तो जैसे कि पहले भी बैठा हुआ। हाँ। पहले हम लोग
4 फिंगर से रेकी करता था 8 फिंगर के हाँ समझ गए। अभी 8 फिंगर तो छोड़ो, 4 फिंगर की टॉप तक नहीं जा सकते। ओ जैसे जितना भी हो गया ये पूरा बफर जोन हो गया, हम लोग तो बिल्कुल जाने नहीं देते। अच्छा, सबको बफर जोन बन गया है। हाँ। पहले आप लोग जा सकते थे उधर? पहले फर्स्ट क्लास जा सकता है, हम लोग लकड़ी लेता था, हम लोग बकरी चारा करता था। फिर और क्या, हम लोग उधर मिट्टी लेना था, मिट्टी भी ले जाता। जैसे आप लोग इधर से छुजूर जाएगा, हाँ। थाकुंग पोस्ट बोलता है, उधर एक ये जैसे वो दरक वगैरह है जैसे नेचुरल। हाँ। उधर से हम लोग जैसे कि कलक बोलता है हमारे, ये जैसे वो ईटा बनाने वाले उधर से वो लेता है, मिट्टी लेता है। अच्छा, उसको बिल्कुल जाना नहीं थे। पहले आप लोग मिट्टी ले आते थे? पहले देखो इसी जैसे 2013-20 का अगस्त के टाइम पर हम लोग अगस्त में हम पूरा गांव गया था। ये अच्छा। तो अपना फौजी लोग जाना नहीं देते ना, अपना फौजी लोग जाना नहीं देता था। हम पूरा गांव गया था, फौजी का साथ बिल्कुल गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद में कुछ लेना उधर से लेकर जाओ बोला, फिर नहीं तो इतना अभी बोपर जोन है तो बहुत मुश्किल है, जीना मुश्किल है इधर तो। और इसका गांव पर भी असर पड़ता होगा? हाँ, गांव हम फ्री नहीं जाना देते ना, हर जगह। सही बात। पहले हर जगह फ्री जा सकते थे, जा सकता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, पहले आदमी से पहले बकरी जाता था, आदमी से पहले भेड़ बकरी जाता था। हाँ। अभी भेड़ बकरी बिल्कुल बंद हो गया, सब बंद हो गया। हाँ, हमारे इधर एरिया में तो बिल्कुल उधर भी नहीं जाता है। इधर जहाँ ये पंगुंग भी पूरा ऊपर आ गया, ऊपर ग्लेशियर है। अभी हमारे पास बकरी भेड़ किसी के पास नहीं है, बस ऐसे बैठा। इसीलिए अब क्योंकि सब छोड़ भी दिए बकरी, क्योंकि चरा ही नहीं सकते, चरा का है नहीं। ओ, ऐसे मुश्किल है। इस बयान को सुनकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि चीन ने हाल के सालों में भारत के कितने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इन सज्जन का कहना था कि रात में चीनी सैनिक जब लाइट मारते हैं तो उसकी रोशनी उनके गांव तक पहुंचती है। इस तरह से हर समय गांव वालों के जेहन में एक अनजाना डर समाया रहता है और इसके साथ ही अपनी जान का खतरा भी बना रहता है। इस तरह से न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, पीएम के इस बयान की कलई खुल जाती है और इसकी तस्दीक कोई एक नहीं बल्कि लेह लद्दाख की कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी करती हैं। 21 दिन तक अनशन पर बैठे पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी इन्हीं जमीनों को बचाने और उन्हें वापस लेने के लिए पश्मीना मार्च का ऐलान किया था। लेकिन अपनी असलियत बाहर आने के डर से केंद्र सरकार ने मार्च रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उनसे कहा गया कि धारा 144 लगाकर पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा, जिससे इस सीजन का पूरा पर्यटन चौपट हो जाएगा। लद्दाख के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट न पैदा हो जाए, इसको देखते हुए सोनम वांगचुक ने अपना फैसला वापस ले लिया। इन पंक्तियों के लेखक ने जब सोनम वांगचुक से मुलाकात की तो उन्होंने न केवल चीनी घुसपैठ की तस्दीक की बल्कि केंद्र से मिली इस धमकी की भी पुष्टि की। इतना है, यहाँ के लोगों को तो ये मालूम है कि जहाँ हम पहले जाते थे भेड़ बकरी लेके, वहाँ से 15-20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। अच्छा। तो एरिया कितना बनता है यहाँ नहीं पता चलता है, मगर जैसा हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो आंकड़ा दिया है 4056 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का चीन को गया है। और चीन से भी रक्षा नहीं हो रही है हमारे चरागों का। मुआवजा देने के बदले में अब भारतीय उद्योगों को दिए जा रहे हैं उनके चरागे। मतलब एक तो उधर चला गया जी, सामान्यतः उनको सब्सिडी या कुछ खाना पूर्ति करनी चाहिए कि आपका उधर गया तो हम आपको ये देंगे, उल्टे जो बचा है वो भी दे रहे हैं परियोजनाओं को। तो फिर ये चरवाहे कहाँ जाएंगे? और दो तरफ नुकसान हो रहा है, एक तरफ यहाँ कारपोरेट को दे रहे हैं जमीनें, दूसरी तरफ चाइना ले रहा है, और दोनों चारागाह जो है वो हमारे चरवाहों का नुकसान हो रहा है। जी, जब कहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं 1 इंच भी नहीं गया है, कहीं से कुछ नहीं गया। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हम जाके आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगे, पैदल मार्च करके चरवाहों से मिल के, कि पहले वो कहाँ तक जाते थे, अभी वो कहाँ तक सीमित हैं, या कहाँ कॉरपोरेशंस ले जा रहे हैं, ये सब दिखाएं। इसके लिए हम पश्मीना मार्च करेंगे। मगर जब पश्मीना मार्च पास आने लगा, एक तरफ तो कहते रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर कुछ नहीं हुआ तो इतना बड़ा हड़कंप क्यों मचा, इतना बौखलाए क्यों कि यहाँ पर दफ़ा 144
इंटरनेट काट देंगे, जबकि यहाँ अभी तक मतलब एक पत्ता तक नहीं फेंका किसी ने, पत्थर तो छोड़िए। तो इतने शांतिपूर्ण अनशन पे आप दफ़ा 144 लगा लेंगे। तो हमने ये कहा कि हमारा तो सब कुछ इसी से सिद्ध होता है कि आपके पास बहुत छुपाने को है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार में एक दौर में बीजेपी के मंत्री रहे शेरिंग दोरजे ने भी चीन के भारतीय जमीन पर कब्जे की पुष्टि की। चाइना घुसपैठ का मसला कहा जा रहा है, 4000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन जो है स्क्वायर, हाँ वही वर्ग, उसको कब्जा कर लिया है चाइना ने। तो कैसे आप लोग पता चला, उसके स्रोत क्या है? उसका सोर्स तो एक तो ये हमारा अपना एरिया है, हम लोग भी जाते रहते हैं। वो सारे एरिया जो चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है 2020 के बाद, वो उन सब एरियाज़ को हम खुद जानते हैं जी। सबसे बड़ा जो चंक ऑफ लैंड जो चला गया वो उसको देपसांग बोलते हैं, देपसांग जी। वो थोड़ा एक्सट्रीम नॉर्थ में है और पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ मैक्सिमम ज़मीन गया है, मगर वहाँ उसका वेरीफाई करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है जी। वो बिल्कुल बैरन लैंड है जी। तो मैक्सिमम लैंड तो वहाँ चला गया जी। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर हॉट स्प्रिंग और गोगरा जी। ये एरियाज हैं जहाँ पर हमारे चरवाई जाते थे पहले, वहाँ उस एरिया तक अभी नहीं जा पा रहे हैं। जी। तो वहाँ भी जो पोस्ट हमारे थे वो बिल्कुल अभी चाइना के पास थे जी। हॉट स्प्रिंग एरिया में। जी। उसके बाद नीचे आइए, फिर आपने सुना होगा ये फिंगर एरियाज, वो पेंगोंग लेक के नॉर्थ में जाता है। जी। तो वहाँ अभी हम लोग पेट्रोलिंग ही फिंगर 4 तक कर पा रहे हैं, पहले फिंगर 8 तक करते थे। तो ये बिल्कुल वो पूरा एरिया चला गया। वो भी हमारे नोमैड्स का विंटर पास्चर है वो जी। वो सारे पहाड़ जो है वो साउथ फेसिंग है। जी। जी। तो इसलिए वो थोड़ा गर्म रहता है विंटर में भी। जी। तो वो चला गया। उसके बाद जो चुशूल का जो आपने सुना होगा कैलाश रेंज, जी। जी। जिसके ऊपर हमारे इंडियन आर्मी चढ़ गया था ऊपर, उसको भी नो मैन्स लैंड बना दिया। हमारे अपने एरिया के अंदर नो मैन्स लैंड बना के अभी कोई ना आर्मी जा सकता है ना हमारे चरवाए जा सकते हैं। वो सारा हमारे चुशूल गांव का ग्रेजिंग एरिया है, वो सब चला गया और उसको नो मैन्स लैंड में तब्दील कर दिया गया जी, है। और बिल्कुल। सरकार ने मान भी लिया है। सरकार ने मान लिया ना, यही तो छुपा के बताते नहीं लोगों को। और यह बात स्थानीय लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, इसका अंदाज़ा उनकी अपनी मांगों के प्रति जज्बाती लगाव से देखी जा सकती है, जब वह इसके लिए अपनी जान तक देने की बात करते हैं। आप लोग क्या लगातार आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा हम जान तक देने के लिए तैयार हैं। जान तक देने के लिए तैयार है। उसमें क्या है, जान रख कर क्या करे, हमारा सारा छीन के ले जा रहा है। वादा झूठे वादा कर रहा है, लूट रहा है, झूठ बोल रहा है। कब तक हम इनके फेवर में हम बैठे रहेंगे? हमारे नेता लोग जो काम करता है उनके साथ हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है हम एक्शन पर 2-3 दिन 1-2 महीने, पता नहीं 3 साल 4 साल 5 साल कब तक हमको यहाँ सच्चाई हमको नहीं मिलेगा। हमारे एफिस बॉर्डर के साथ हमेशा हमारा खड़े हैं आप। खड़े हैं। लेकिन एक दौर में तो आप लोगों ने बड़ा भरोसा किया था, यहाँ से सांसद चुना था बीजेपी का, ऐसा कैसे हो गया? वो तो कद बुल्ली निकला, हाँ। अमित शाह का पद बुल्ली निकला। वो अमित शाह उसको वहाँ से रिमोट से पता के देता है, यहाँ झूठ बोल कर चला जाता है। अमित शाह उसके कान भर के देता है, हमारे पब्लिक को यहाँ बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। क्या किया उसने? झूठ ही तो बोला है जी। अभी तक। उसने कुछ काम करके भी दिखाया ना। वो भी लगा कि उसको हमने खड़ा किया, उसको जी। बाहर से आकर खड़ा नहीं किया, हम इसी के लिए उसको खड़ा किया था। कमज़ोर हो चुकी काया के इस तरह के मजबूत जज्बे यहाँ की फिजाओं के जर्रे जर्रे में दिखाई पड़ते हैं। ये जज्बे देश के रहनुमा और उसकी बेपरवाह रहनुमाई पर बार बार ये सवाल उठाते हैं कि जब देश की ज़मीन में कोई घुस आया है और तनकर घुसा हुआ है तो वे किस बुनियाद पर ऐसा नहीं होने का दावा कर रहे हैं। सवाल मौजूदा हुकूमत की राजनीति की नैतिकता पर भी है और सवाल उस नज़रिए पर भी है जो मुल्क की हिफाजत के साथ सत्ता को बनाए रखने का खेल खेल रहे हैं। इन सवालों के जवाब यहाँ की विराट सुरम्य पहाड़ियों के पास हैं, आसमान से कहीं ज़्यादा नीली दिखती विशाल झीलों के पास हैं।
जिनकी आवाज़ इनके बीच सदियों से आवाजाही करती आम आवाम है। दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा के उलझाव से कभी फुर्सत मिले तो देश की खातिर राजनीति की फरेब से पर्दा उठाने आप भी लद्दाख की इन पहाड़ियों, झीलों और स्थानीय लोगों से मिलने बतियाने चले आइए, जो आपको यह सच बताने के लिए बेताब हैं कि अपने मुल्क के इस बर्फीले हिस्से पर कोई घुस आया है और इत्मीनान से वह घुसकर बैठा हुआ है।